अच्छा जी, तो अब ये है कि ये हमारे पास दो पेपर हैं। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मई जून 2018। ठीक है जी, पेपर 12 है ये। मई जून 2018 पेपर 12। वो एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की थी, वो 2021 का पेपर था। इसके अलावा अगर किसी मतलब कोई पर्टिकुलर ईयर में आपको प्रॉब्लम है तो आप वो मुझे ईयर भी सेंड कर सकते हैं कि इस साल का पेपर सॉल्व कर दें। ठीक है, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे बताते रहेंगे तो उससे और ज्यादा बेहतर हो जाएगी चीज। ठीक है, चलें अब इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। A student wants to show that the rate of the reaction between calcium carbonate, rate of reaction का क्वेश्चन है, between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid double for every 10-degree rise in temperature. अच्छा जी, माइक अपने अपने म्यूट कर लें आप लोग। So a student wants to show the rate of the reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid doubles for every 10-degree rise in temperature. ठीक है, तो कोई स्टूडेंट है एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन में हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के राइज पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स for every 10 degree rise in temperature. The method the student uses is to measure the volume of carbon dioxide released. ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मेजर कर रहा है, कितने टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कलेक्ट हो रही है। द स्टूडेंट हैज अ बंसन बर्नर एंड अ गैस रेंज। ठीक है, दो एपरेटस बता दिए गए हैं कि इसके पास बंसन बर्नर है, इज रिएक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ये उस गैस का वॉल्यूम जो है वो मेजर कर रहा है। ठीक है, कितने तेजी से कलेक्ट हो रही है। तो दो एपरेटर्स बताए गए हैं, बंसन बर्नर यूज हो रहा है, गैस रेंज यूज हो रही है। व्हाट अदर एसेंशियल एपरेटर्स मस्ट द स्टूडेंट यूज। ठीक है, इन दोनों के अलावा और कौन कौन से एपरेटर्स जो है वो यूज करेगा। ठीक है जी, तो बैलेंस यूज करेगा ऑब्वियसली। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो बैलेंस यूज करेगा टू मेजर द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के मास के लिए बैलेंस यूज करेगा। ब्यूरेट और पिपेट की जरूरत नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में, ये नॉर्मली टाइट्रेशन में यूज होती है। तो ए तो ऑप्शन रॉन्ग है, ए नहीं हो सकता। ठीक है, बी बैलेंस मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वॉल्यूम के लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज होगा। क्लॉक टाइम मेजरमेंट के लिए, और थर्मामीटर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर चेंज आ रहा होगा उसके लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में जो है वो बैलेंस नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में अगेन पिपेट में बैलेंस नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी क्लियर है। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। सेपरेशनल टेक्निक्स, विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। सेपरेशनल टेक्निक का क्वेश्चन है। Which mixture can be separated into its components by adding water, stirring and filtering। ठीक है जी, तीन काम हो रहे हैं। पहले वाटर ऐड किया जा रहा है, देन स्टिरिंग हो रही है, देन फिल्टरिंग हो रही है। तो ठीक है जी, यहाँ पे तीन काम हो रहे हैं। माइक बेटा अपने म्यूट कर लें। ठीक है जी, तो विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into its component by adding water, पहला स्टेप, then by stirring second step and filtering third step। ठीक है जी, तो let's suppose if we have calcium carbonate and sodium chloride। कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है दैट इज वाटर इनसॉल्युबल, सोडियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है। Calcium chloride water insoluble, all the carbonates are insoluble except for group 1। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है। तो इन दोनों को अगर वाटर में ऐड करेंगे
तो सोडियम क्लोराइड विल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं होगा, देन स्टिरिंग करेंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, फाइनली फिल्टर करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट वुड बी कलेक्टेड एज रेसिड्यू, ठीक है, ये पेपर पे कलेक्ट हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड विल बी कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट। तो ये दोनों आप सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को सेपरेट किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी जो ऑप्शन हैं अगर आप देखें तो मैग्नीशियम और आयरन दोनों मेटल्स हैं, मेटल्स को फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं करते। सोडियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है, कॉपर 2 सल्फेट भी वाटर सॉल्युबल है, ये भी नहीं हो सकता, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं हो सकते, दोनों ऐसे। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच रो गिव्स द करेक्ट टेस्ट टू आइडेंटिफाई बोथ अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बार बार कहता हूँ मैं, टेस्ट जो है ये बहुत जरूरी है, ये आपने लाजमी याद रखने, ठीक है जी। तो विच रो गिव्स द करेक्ट टेस्ट टू आइडेंटिफाई बोथ अमोनिया, अमोनिया बेसिक गैस है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो टेस्ट टू आइडेंटिफाई अमोनिया क्या है कि इट टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर वाला ऑप्शन या तो सी है या डी है, तो आइदर सी और डी इज करेक्ट। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा कि इट टेस्ट टू आइडेंटिफाई सल्फर डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनीट। KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। अमोनिया वुड बी टेस्टेड बाय यूजिंग डैम्प रेड लिटमस पेपर and sulfur dioxide would be tested by using acidified potassium manganate which will oxidize sulfur dioxide into sulfur trioxide। तो कलर चेंज आएगा, KMnO4 जो है it changes its color from purple to colorless। जी क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू गैसेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, दो गैसेस हैं आपके पास, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एट एन इक्वल प्रेशर आर अलाउड टू एंटर द एपरेटस शोन। तो ये आपके पास एपरेटस है, ठीक है, दिस इज द एपरेटस। ये कोई ट्यूब टाइप का एपरेटस है जिसमें एक तरफ से HCl गैस आ रही है, एक तरफ से अमोनिया गैस आ रही है, एंड ये दोनों यहाँ पे आके टकरा रही है, ये व्हाइट सॉलिड बन रहा है। तो आफ्टर अ टाइम अ व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स ऑन इनसाइड ऑफ द ट्यूब, ठीक है, ये व्हाइट सॉलिड बन रहा है, दिस इज व्हाइट सॉलिड। Which statement explain why a white solid forms in this position, in the position shown? Why a white solid forms? ठीक है, इन मतलब नीचे स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है कि व्हाइट सॉलिड क्यों बन रहा है। अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ऑब्वियसली जो व्हाइट सॉलिड बन रहा है दिस इज अमोनियम क्लोराइड बिकॉज अमोनिया बेसिक है, बेसिक गैस है, HCl एसिडिक है, तो दे बोथ विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड which gives white precipitate। so यही white precipitate जो है यहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन मतलब 1 तो करेक्ट है। सेकेंडली अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी करेक्ट है। अमोनिया का मास है 17, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, और HCl का मास है 36.5, HCl 35.5, हाइड्रोजन 1, तो ये भी करेक्ट है। अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर, अमोनिया क्योंकि लाइटर गैस है, तो लाइटर गैस जो है ये ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगी, ठीक है, अमोनिया विल डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी करेक्ट है। अमोनिया हैज अ लोअर relative molecular mass than hydrogen chloride, why it diffuses faster? Because it has a lower molecular mass, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। तो all 3 options are correct, that means A is the correct answer, ठीक है, A करेक्ट आंसर है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है जी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है बेटा? माइक अपने म्यूट कर लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम इज 58। सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58। Ce4 प्लस कैटाइन है जिसके ऊपर चार्ज 4 प्लस है, एज 140 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है जी, इन इट्स न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियॉन्स आपको मालूम है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स।
how many protons, neutrons and electrons are there in one C4 ion? ठीक है जी, how many protons, neutrons and electrons are there in one Ce4 plus ion? ठीक है, एक Ce4 plus ion में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो प्रोटॉन्स, तो आपके पास क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 58 है, तो इसका मतलब यही इसका प्रोटॉन नंबर होगा, 58 तो प्रोटॉन हो गए। ठीक है जी, प्रोटॉन नंबर जो है वो 58 है, तो आइदर ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। देन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यूक्लियॉन 140 है, 140 माइनस 58, तो 140 माइनस 58 कर देंगे तो यहाँ से न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। दोनों केस में आंसर 82 ही आना है। ठीक है जी, तो 82 आंसर आएगा। अगेन ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन्स हमने बताने हैं, तो 4 प्लस Ce4 प्लस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं। तो अगर 58 प्रोटॉन है, इसमें से 4 कम कर दें तो 54 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो 5 का ए हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The diagram shows the arrangement of particles in three solids X, Y, and Z. The three solids are krypton, potassium, and sodium chloride. ठीक है जी, अब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। क्रिप्टॉन जो है ये मोनो एटॉमिक गैस है, नोबल गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। पोटेशियम मेटल है, एंड सोडियम क्लोराइड आयनिक लैटिस है या आयनिक कंपाउंड कह लें। ठीक है, नीचे 3 डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, डायग्राम्स एक्स वाई जेड, विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स वाई एंड जेड। तो ऑब्वियसली एक्स जो है ये, इसमें आप देख सकते हैं प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव आइंस चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज NaCl एक्स सोडियम क्लोराइड है। वाई में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, दैट मींस वाई इज मेटल पोटेशियम। और जेड में आपके पास ये नोबल गैस के एटम्स हैं, मोनो एटॉमिक सिंगल एटम्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों सॉलिड फेज में एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में, दैट मींस Z इज क्रिप्टॉन। ठीक है, सो X सोडियम क्लोराइड, Y पोटेशियम, Z क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड इज करेक्ट? सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कैल्शियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज। लिक्विड फॉर्म में करंट पास करता है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये भी रॉन्ग है। इट हैज एन आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है। आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर होगा। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लोराइड्स आपको मालूम है कि ऑल द क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर एंड लेड, तो कैल्शियम क्लोराइड वुड बी वाटर सॉल्युबल। दैट मींस डी भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन। ईथेन C2H6 and ammonia NH3 are covalent compounds. ठीक है जी, ईथेन and ammonia are covalent compounds. The dot and cross diagrams of these compounds are shown. ठीक है, ये ईथेन का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आ गया। This is ethane and this is ammonia NH3. Which statements are correct? A molecule of ethane contains twice as many hydrogen atoms as a molecule of ammonia. तो ये तो करेक्ट है। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ईथेन में 6 हाइड्रोजन है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, तो ट्वाइस हो गया, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एंड अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एटम हैज 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5, तो ग्रुप 5 है, इसका मतलब इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी करेक्ट है। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन, the bond between the carbon atoms is formed by sharing 2 electrons, one from each carbon atom. ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, these 2 electrons, one they come from each carbon atom. दोनों कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग में यही होता है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। दैट मींस ए 1 2 एंड 3, तो 8 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा।
तो आई थिंक ये भी क्लियर होना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, जहां बेटा आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ऑफ मेटल्स इज करेक्ट। मेटल्स दो चीजें हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मेटल लैटिस कंसिस्ट ऑफ एटम्स, मेटल लैटिस आयंस पे बना होता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया गलत, एटम्स तो होते ही नहीं मेटल लैटिस में। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मूव रैंडमली थ्रू आउट द लैटिस, जी ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है कुछ, जैसे आप ऊपर डायग्राम भी देखें गिवन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव रैंडम, इसी डायग्राम को यूज कर लेते हैं बजाय अलग से बनाने के, तो ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती अनटिल अनलेस कि आप इसको किसी सर्किट में कनेक्ट कर दें। तो फिलहाल मुझे ये ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है, बट बाकी भी पढ़ते हैं। metals are malleable because the particles present are mobile, no, metals are malleable due to as layers can slide over one another. जी बेटा क्लियर है ये, ठीक है। तो मेटल्स आर मैलिएबल बिकॉज द पार्टिकल्स प्रेजेंट आर मोबाइल, पार्टिकल्स जो हैं ये मूव कर सकते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मेटल्स मैलिएबल क्यों होते हैं, बिकॉज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। द आयंस इन अ मेटल मूव व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड। मेटल आयंस जो है ये मूव नहीं करते, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मूव रैंडमली थ्रू द लैटिस, जी क्लियर है ये। हाँ जी बेटा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन नंबर 10 देखें। व्हेन वन वॉल्यूम ऑफ गैस आर रिएक्ट्स एग्जैक्टली विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखें गैसेस के लिए हम वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली मोल्स को करते हैं, गैस के लिए आप वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं। तो व्हेन वन वॉल्यूम ऑफ गैस आर रिएक्ट्स विद एग्जैक्टली 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, ठीक है। वन वॉल्यूम ऑफ गैस आर रिएक्ट्स विद एग्जैक्टली 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। व्हाट इज आर। अब देखें ये सिंपल कह रहे हैं कि हमारे पास कोई गैस है आर which reacts with oxygen and one volume of gas R reacts with 5 volume of oxygen। इसका मतलब क्या है कि they are reacting in 1:5 रेशियो, R का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:5 का रेशियो, ठीक है। तो अब अगर मैं लेट सपोज मैं ए के साथ इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं आर ब्यूटेन मान लो, ब्यूटेन जो है ये आर है C4H10, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो मुझे सिंपल ये देखना है क्या ये 1:5 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो ये कंबशन है, ब्यूटेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको बैलेंस करके देख लें, कार्बन कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 4, हाइड्रोजन कितने 10, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 5, 5 2 10, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 2 8, 8 + 5 ये 13 हो जाएंगे, 13/2, ठीक है जी। तो अब अगर यहाँ पे रेशियो देखें तो क्या 1:5 का रेशियो बन रहा है, इसका 1 मोल रिएक्टिंग विद 13/2, 13/2 मतलब 6.5 मोल, तो ए रॉन्ग है, ठीक है जी। अगर इथेन के साथ इसको सॉल्व करें, इथेन के साथ अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, ठीक है, 2 कार्बन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 3 2 6, तो 2 2 4 5 6 7, 7/2 मीन्स के 3.5, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमें 1:5 का रेशियो चाहिए। मीथेन में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, C3H8 के साथ सॉल्व करके देखें, तो C3H8 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, 3 कार्बन तो यहाँ 3 और 8 हाइड्रोजन तो 4, तो 3 2 6, 6 + 4 10, तो यहाँ 5 लग जाएगा। सो दैट मीन्स इन प्रोपेन जो है, प्रोपेन इज द गैस आर बिकॉज इन प्रोपेन प्रोपेन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विद 1:5 रेशियो, ठीक है, 1:5 के रेशियो में ये रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपने इसको बैलेंस करके सॉल्व करके देख लिया तो आंसर आपको मालूम हो जाएगा। जी बेटा क्लियर। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन
The relative molecular mass of a compound is 166. What is the possible molecular formula of this compound? तो I think इसको solve करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 166 या ठीक है जी। तो ये हमारे पास मास गिवन था KMnO4 का, KMnO4 का मास गिवन है 63 ग्राम, इथेनॉल का मास है 23 ग्राम। 63 ग्राम ऑक्सीडाइज कर रहा है 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल को। तो पूछा ये गया कि 1 मोल KMnO4 कितने मोल इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैंने 1 मोल KMnO4 का मास निकाल लिया, दैट इज 158, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है कि 63 ग्राम KMnO4 विल ऑक्सीडाइज 23 ग्राम, तो वो हमने गिवन यहाँ पे एक रिलेशन बना लिया कि 63 ग्राम से 23 ग्राम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 158 ग्राम से, जो कि KMnO4 का MR है, 158 ग्राम से कितना ऑक्सीडाइज होगा। तो x वुड बी इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 158 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 63। सो 158 मल्टीप्लाई बाय 23 divided by 63, that is equals to 57.68, 57.68, और 57.68 ये आपके पास आंसर आया, ये ग्राम्स आ गए, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोल्स में। इथेनॉल का मोलर मास है 46, तो इसको डिवाइडेड बाय 46 कर देते हैं, डिवाइड बाय 46, तो मोल्स आ जाएंगे 1.25। तो करेक्ट आंसर है डी, 1.25। जी क्लियर है बेटा, समझ आया है? हाँ जी बेटा, क्लियर है। बाकी सबको भी क्लियर है ये क्वेश्चन? मोलर रेशियो के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहले मास के थ्रू देख लिया कितना मास बन रहा है, 23 ग्राम बन रहा था 63 से, तो 158 से कितना बनेगा, फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस है, ये आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस है। ये गैस कलेक्शन के लिए आपने ट्यूब्स ऊपर रखी हुई है, दिस इज फॉर गैस कलेक्शन, गैस कलेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ गया, बेटा माइक म्यूट कर लें अपने। तो ये कैथोड है, ठीक है जी, और ये एनोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। तो अब आप देखें कैथोड और एनोड दोनों पे गैस कलेक्शन हो रही है, दिस इज द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड दिस इज द गैस कलेक्टेड एट एनोड। तो जो कैथोड वाली गैस है ये ऑलमोस्ट डबल प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी। तो गैस एट कैथोड इज डबल इन वॉल्यूम। और ये कब होता है, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था, जब H2O इलेक्ट्रोलाइज होता है तो कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, और एनोड पे बनती है ऑक्सीजन गैस। और क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1 का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस बनती है वो भी 2:1 के रेशियो में बनती है, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या बताना है कि व्हाट कुड लिक्विड वाई बी, यानी ये जो लिक्विड वाई, जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमें सिंपल ऐसा लिक्विड देखना है जिसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो रहा हो। एक तरफ हाइड्रोजन आइंस जा रहे हो, कैथोड की तरफ कौन से आइंस जा रहे हो, हाइड्रोजन आइंस H+, और एनोड की तरफ ऑक्साइड आइंस O2-। तो अगर हम एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूज करते हैं, तो कॉपर 2 सल्फेट में कॉपर आइंस होंगे, सल्फेट आइंस होंगे, हाइड्रोजन आइंस होंगे, हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे। तो कॉपर आइंस जाएंगे कैथोड की तरफ, तो ए तो हो ही नहीं सकता। डी में अगर कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, तो कंसंट्रेटेड में आपको पता है एनोड पे क्लोराइड आइंस जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। C, dilute sulfuric acid. This contains H+ ion, sulfate ion, and hydroxide ions. H+ ion will move towards the cathode and hydroxide ion will move towards the anode. So yes, C is the correct option. D, ethanol की electrolysis ही नहीं हो सकती, तो C correct option. हाँ जी, clear? जी बेटा, clear है ये?
जी बेटा, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं रिपीट करने को? इससे पहला वाला, एक मिनट। इससे पहला क्वेश्चन कौन सा? ये क्वेश्चन। अच्छा, ये अगर आपका कोई पार्ट बीच में से मिस हुआ है बेटा, तो वो रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। और अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज पूछनी है तो वो पूछ लें, अगर कुछ मिस हुआ है तो वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा आप, जो मैंने सारा अरेज कर दिया। जी ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। Magnesium can be produced by the electrolysis of magnesium can be produced by the electrolysis of molten magnesium chloride MgCl2. Magnesium can be produced by the electrolysis of molten magnesium chloride. What are the products formed at the anode and at the cathode during the electrolysis of molten magnesium chloride? Molten magnesium chloride होगा, so that means solution में Mg2 plus ions होंगे और क्लोराइड आइंस होंगे, तो कैथोड पे मैग्नीशियम बनेगा, कैथोड पे मैग्नीशियम और एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है जी, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? आंसर वुड बी बी। ठीक है जी, एनोड पे क्लोरीन गैस, कैथोड पे मैग्नीशियम, सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जी क्लियर है? ठीक है जी, मैग्नीशियम आइंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, रिड्यूस होंगे, रिडक्शन होगी, मैग्नीशियम बन जाएगा, और क्लोराइड आइंस मूव करेंगे एनोड की तरफ तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज apparatus that can be used to extract aluminum from its ore। ठीक है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन आ गई। व्हाट आर J, K एंड L? ठीक है, J इज द एनोड, ये हमें मालूम है, J एनोड है। अब एनोड किस मटेरियल का होता है? एनोड, अच्छा यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव की टर्म में बोला है, तो एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है जी, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो दैट मींस आइदर सी और डी इज करेक्ट। के इज द इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से आप करंट पास कर रहे हैं, के इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ऑब्वियसली होता है Al2O3, इसमें से करंट पास करते हैं, बट इसको मेल्ट करने के लिए क्रायोलाइट भी ऐड किया जाता है। ठीक है जी, तो Al2O3 प्लस क्रायोलाइट, तो हमें अपना आंसर मिल गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रायोलाइट, एंड ऑब्वियसली एल जो है ये जो आपको सब्सटेंस मिल रहा है, दिस इज मोल्टन एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन सी इज दी, सॉरी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी करेक्ट ऑप्शन। जी क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, reaction is exothermic, which diagram shows the correct energy profile diagram for the reaction and correct enthalpy change? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ए में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट जो है ये हमें ऊपर नजर आ रही, तो ए तो नहीं हो सकता। डी भी जो है इसमें भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आइदर सी और डी इज करेक्ट। ठीक है, अब सिर्फ आपने डेल्टा एच, क्योंकि नेक्स्ट थिंग क्या पूछी गई है? इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्या है? डेल्टा एच। सो डेल्टा एच जो है एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होती है, एरो डाउनवर्ड बनेगा, तो ये करेक्ट आपके पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। याद रखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव होती है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, which fraction of petroleum is used as a fuel in aircraft engine? ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। पैराफिन, केरोसिन ऑयल जो है वो यूज करते हैं एज एन एयरक्राफ्ट इंजन, तो 17 का सी हो जाएगा, 17 का सी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट 18, यहां तक क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर? Next question number 18, the equation for photosynthesis is shown. Photosynthesis है carbon dioxide reacts with water in the presence of chlorophyll. ठीक है जी, which statement about photosynthesis is correct?
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट हैज अ नेगेटिव एंथैल्पी चेंज। ये याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये गलत हो गया। इट इज कैटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ठीक है, वो फर्मेंटेशन होती है, ये नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ऑक्सीजन एंड स्टार्च, ठीक है जी, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, स्टार्च नहीं बनता है यहाँ पे। इट अकर्स इन ग्रीन लीव्स, ये करेक्ट है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, तो इट अकर्स, फोटोसिंथेसिस जो है ये ग्रीन लीव्स में होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद एन एसिड, कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद एन एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है जी, एक्स रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के साथ, क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। A sample of X is placed in a flask and acid is added, ठीक है, आपने एक फ्लास्क लिया, ठीक है जी, तो ये फ्लास्क है, इसमें हमने सैंपल ऑफ एक्स, इसमें एक्स रखा और फिर इसमें एसिड ऐड किया। The sulfur dioxide produced is collected and its volume is measured at various time, तो यहाँ से आपने सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वो गैस रेंज में कलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, and its volume is measured at various times. Graph of the result is plotted, ये ग्राफ आ गया। Which statement about this experiment is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, the gas can be collected by displacing water from a measuring cylinder, ठीक है। अब ये जो गैस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक गैस है, एसिडिक गैसेस आर वाटर सॉल्युबल, एसिडिक गैसेस क्या होती हैं? दे आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, तो वाटर सॉल्युबल गैस कभी भी पानी के ऊपर कलेक्ट नहीं होती, ठीक है। वाटर मतलब कलेक्शन ओवर वाटर, दिस इज ओनली फॉर वाटर इन सॉल्युबल गैसेस। तो SO2, क्योंकि याद रखना है एसिडिक बेसिक गैसेस हमेशा वाटर सॉल्युबल होती है, इनको आप वाटर पे कलेक्ट नहीं कर सकते। द मास ऑफ द रिएक्शन फ्लास्क and its content decreases as the reaction proceeds. Obviously गैस जो है वो escape कर रही है, गैस यहाँ से इधर जा रही है, तो फ्लास्क का जो मास है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन लगता है, ठीक है जी। उसके बाद द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस, रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा कम होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है कॉन्टेंट्स कम होते जाते हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होता है। द रिएक्शन इज स्टिल प्रोसीडिंग आफ्टर 8 मिनट्स, ठीक है, ये 5 मिनट के बाद ही हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई है, तो 8 मिनट के बाद जब तक जब स्ट्रेट लाइन है मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर? नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 20, विच रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगी। क्लोरीन गैस reacting with aqueous potassium iodide, ये हैलोजेंस का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लोरीन रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, तो ये आयोडाइड को डिस्प्लेस करेगा, दिस फॉर्म्स KCl + I2। तो अगर इसमें आप देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हुआ है, मतलब क्लोरीन रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। आयोडाइड -1 से 0 मतलब ऑक्सीडाइज, तो दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो 1 तो करेक्ट है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम, मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ, इसमें मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद H2SO4 इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन आउट, तो दिस फॉर्म्स MgSO4, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया प्लस हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टिंग विद aqueous sodium hydroxide, this is neutralization, HCl reacting with NaOH, neutralization, and neutralization is not a redox reaction, so ये incorrect है, so that means 1 and 2 only, option B correct हो जाएगा, ठीक है जी, ये याद रख लें। neutralization is not a redox reaction जी, clear? next question, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रही है। व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट विल चेंज विद टाइम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो ये इनकरेक्ट है, कोई चेंज नहीं आएगा।
the forward and backward reactions are taking place at the same rate of the reaction बराबर हो जाता है. This is one of the criteria for equilibrium. तो ये correct option है. The forward reaction releases heat energy. Delta H positive है forward reaction की, तो endothermic है तो it absorbs. तो ये भी गलत है. There are more molecules on the left hand side of the equation than on the right hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन 2 हो गए, राइट हैंड साइड पे भी 2 है, तो दोनों तरफ बराबर मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल. सो दैट मींस ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट सेम रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. लेड ऑक्साइड PbO रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजिंग द एसिड. मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गई, नाइट्रिक एसिड के साथ लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है. lead 2 oxide also reacts with aqueous NaOH. ठीक है, तो lead oxide जो है it is reacting with acid and lead oxide is reacting with base and again neutralizing the alkali. acid और base दोनों के साथ react कर रहा है, दोनों को neutralize कर रहा है. तो which word best describe lead 2 oxide? तो कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो acid और base दोनों के साथ react करे, दोनों को दोनों को neutralize करे, तो that means it is amphoteric. ठीक है जी. तो लेड ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जी. 22 क्लियर. जी बेटा 22 क्लियर है. अच्छा ये रिपीट कर देते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स which can react with both acid and base. ठीक है, जो एसिड के साथ रिएक्ट करें तो एज अ बेस बिहेव करें. जैसे यहाँ पे लेड ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है. फिर यही लेड ऑक्साइड NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसको भी. तो मतलब इन विद नाइट्रिक एसिड इट इज एक्टिंग एज अ बेस, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज एक्टिंग एज एन एसिड. तो कोई भी ऑक्साइड अगर दोनों तरह से काम करे तो वो क्या कहलाएगा. एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा. ठीक है, ऐसे 3 ऑक्साइड हैं जो आपको याद रखने. जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड. ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. क्लियर है बेटा. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. which pair of reagents are most suitable for the laboratory preparation of copper 2 chlorides. अब copper 2 chloride salt है, salt preparation का क्वेश्चन है. ठीक है जी. water soluble salt है, all the chlorides are soluble except for silver and lead. तो copper 2 chloride water soluble होगा, but the cation is not of group 1. तो मतलब ये acid reaction से बनेगा. ठीक है, ये आपको मैंने लिखवाए हुए सारे, तो ये एसिड रिएक्शन से बनेगा. ठीक है, तो एक्वस कॉपर 2 नाइट्रेट एंड एक्वस सोडियम क्लोराइड, ये तो दो, ये प्रेसिपिटेशन वाला है. ठीक है जी. 2 सॉल्ट्स को आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग है. ठीक है, कॉपर एंड क्लोरीन, ये भी रॉन्ग है. कॉपर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अच्छा ये रिएक्शन हो सकता था, बट क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो इसलिए हमने कहा था कि हम डायरेक्ट कॉपर को HCl से रिएक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कॉपर अपनी लेस रिएक्टिविटी की वजह से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो कॉपर 2 ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कॉपर 2 ऑक्साइड CuO will react with hydroc acid plus metal oxide. This will give copper chloride plus water. यहाँ से आप बना सकते हैं. तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. सॉल्ट प्रिपरेशंस को थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा लाजमी. हाँ जी क्लियर. Next question. The compound shown can be used as nitrogenous fertilizer. Which compound has the lowest percentage by mass of nitrogen? किसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे कम है? अब देखें सबसे कम किसमें होगी, जिसका मास ज्यादा होगा और जिसमें नाइट्रोजन कम होगी. ठीक है, तो सबसे ज्यादा मास हमें इसका नजर आ रहा है और इसका नजर आ रहा है. सबसे पहले इन दोनों में चेक करें. ठीक है, तो इन दोनों में अगर आप चेक करेंगे, अब परसेंटेज निकालने के लिए लेट सपोज में अमोनियम सल्फेट में परसेंटेज निकालनी है, तो उसमें नाइट्रोजन कितने हैं. नाइट्रोजन देखें कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 14. तो 2
2 का कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 132 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपको इसमें परसेंटेज मिल जाएगी। दूसरा जो हैवी है उसमें अगर आप देखें तो 3 नाइट्रोजन है, ठीक है जी। तो 28 14 प्लस 14 28 प्लस 14 ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई बाय 100। और आप चाहे तो बाकी सब में भी कैलकुलेट करके देख लें, बट ज़्यादा बेहतर ये कि डायरेक्ट यहीं से चेक करके देख लें, ठीक है। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आप सॉल्व नहीं कर रहा इसको आप सॉल्व करके देख लें। आपने क्या बतानी है लोएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है या इसको फर्दर सॉल्व करूं? समझ आ गई ये बात? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। द डायग्राम शोज 3 स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहलाता है? दिस इज कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है जी। इन विच स्टेप इज अ कैटलिस्ट यूज्ड? किसमें आप कौन से स्टेप में कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो सल्फर कन्वर्ट्स इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, नो। चलें ये आप बताएं मुझे कौन सा स्टेप है, स्टेप पी, स्टेप क्यू और स्टेप आर। इन विच स्टेप वी यूज कैटलिस्ट एंड विच कैटलिस्ट वी यूज? चलें जी देखिए कौन बताता है। हाँ जी, क्यू, बिल्कुल ठीक है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप यूज करते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो सी, क्यू ओनली, ठीक है जी। क्लियर, V2O5, ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियम, ये पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन आ गया। इंडियम इज इन ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंटीमोनी इज इन ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दोनों के प्रोटॉन नंबर भी गिवन है 49 एंड 51। Which statement comparing indium and antimony is correct? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये बताना है। तो एंटीमोनी हैज मोर मेटालिक करेक्टर एंड मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम देन इंडियम, ठीक है। एंटीमोनी जो है ये कह रहे हैं कि इसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, मेटालिक करेक्टर याद रखें, मैं थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया दे दूं। मेटालिक करेक्टर जो है वो अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, बट अगर आप अक्रॉस द पीरियड देखेंगे तो इट डिक्रीजेस, ठीक है जी। क्योंकि आप देखें यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज सोडियम है, ये क्या है? ये मेटल है। और इस तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है। तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो अगर एक एलिमेंट, अगर आप क्वेश्चन में आए, एक एलिमेंट ग्रुप 3 का है और एक एलिमेंट ग्रुप 5 का है, तो किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ग्रुप 3 वाले एलिमेंट का। तो इंडियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन वो देखें जिसमें इंडियम हैज मोर मेटालिक कैरेक्टर। तो आइदर ऑप्शन सी और डी इज करेक्ट बिकॉज इंडियम हैज मोर मेटालिक कैरेक्टर। अगली बात क्या है कि विच हैज मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में किसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे? इंडियम ग्रुप 3 का है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंटीमोनी ग्रुप 5 का है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? एंटीमोनी के पास। एंटीमोनी हैज मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी। क्लियर है ये? हाँ जी बेटा, समझ आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ 4 एलिमेंट्स are shown in the outline of part of the periodic table. Which element is a solid non-metal at RTP? Solid non-metal, ठीक है जी। तो नॉन मेटल्स जो है ये या तो ग्रुप 6 वाले होंगे या ग्रुप 7 वाले होंगे। ग्रुप 3 वाला तो मेटल होगा, ठीक है। ये तो मेटल है। नॉन मेटल आपको अब सॉलिड नॉन मेटल, ऑब्वियसली ग्रुप 7 में आपको नॉन मेटल मिलेंगे, ठीक है जी। ग्रुप 7 में नॉन मेटल मिलेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये आयोडीन जो है ये सॉलिड नॉन मेटल होगा। ये याद रख लें, ग्रुप 7 के अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि एज वी गो डाउन द स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो ये जो डी है दिस वुड बी अ सॉलिड नॉन
मेटल, मतलब ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपकी नॉलेज चेक की जा रही है कि आपको ये चीजें मालूम है या नहीं, ये कौन किस तरफ मेटल्स होते हैं, किस तरफ नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। हाँ जी, क्लियर। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री एलिमेंट्स each show oxidation states of +2 and +3. To which part of the periodic table do these elements belong? ठीक है, each show oxidation states of +2 and +3, बस दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव दिस नेचर। ग्रुप 2 वाले की फिक्स्ड होगी ऑक्सीडेशन नंबर +2, ग्रुप 3 वाले का +3, ग्रुप 5 वाले का -3। बाद ये चेंज करते हैं, लेकिन ये है कि +2 और +3 जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स के लिए होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, नेक्स्ट 29, ब्रास इज एन एलॉय, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ब्रास इज करेक्ट? ब्रास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट कंटेन्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल का एलॉय है, मेटल्स में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ठीक होना चाहिए, बट बाकी भी चेक कर लेते हैं। इट कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, नहीं, ये आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं। ब्रास क्योंकि मेटल का एलॉय है तो इसमें पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बी इनकरेक्ट है। इट इज अ कंपाउंड, ब्रास मिक्सचर है, एलॉयज मिक्सचर्स होते हैं। इट इज अ कंपाउंड, अगेन कंपाउंड बोला जा रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर 2 ऑक्साइड reacts with carbon when heated. Copper 2 oxide reacts with carbon when heated. Which statement about this reaction is correct? कौन सी statement correct है ये बताना है। तो कार्बन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो कार्बन तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इनकरेक्ट है। कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, यस ये करेक्ट है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर 2 ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, कॉपर 2 ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किए हैं, तो ये रिड्यूस हुआ है। कॉपर 2 ऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो खुद रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ सेल दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है जी, आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डायग्राम यूज अ सेल दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो ये एनोड है, ये कैथोड आप देखें, और ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, ये वही एल्यूमिनियम वाली डायग्राम थोड़ी लग रही है। मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, copper 2 oxide, lead 2 oxide, and magnesium oxide are each electrolyzed in separate cells. Each cell receive the same number of electron. मतलब आपने 4 डिफरेंट सेल यूज किए, एक में आपने मोल्टन Al2O3 यूज किया, एक में कॉपर 2 ऑक्साइड, एक में लेड 2 ऑक्साइड, एक में मैग्नीशियम। ठीक है, अलग अलग सेल्स में आपने इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करी है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज होता रहा है, 4 डिफरेंट है। Each cell receive the same number of electron, which statement is correct? सबको एक जितने इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब एक जितना करंट पास हुआ, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ऑल द मेटल्स कैन आल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड यूजिंग कोक। कोक क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन के थ्रू क्या आप इन सबको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ओनली दोज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय कोक व्हिच आर लेस रिएक्टिव देन कोक। अब एल्यूमिनियम मुझे पता है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन फिर कार्बन आता है, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, तो कोक आप एल्यूमिनियम के लिए यूज नहीं कर सकते, तो ये इनकरेक्ट है। द एनोड एंड कैथोड शुड बी मेड ऑफ द मेटल बीइंग एक्सट्रैक्टेड। लाजमी नहीं है, आप मोल्टन की जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। द प्योर मेटल इज ऑलवेज प्रोड्यूस एट द कैथोड। मेटल आपको कहाँ मिलेगा? कैथोड पे, यहाँ पे, ये करेक्ट है। ठीक है, मेटल हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा, रिडक्शन होगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द सेम मास ऑफ ईच मेटल इज फॉर्म। सेम मास नहीं बनेगा जब आप एक जितना सेम मोल्स बन सकते हैं, बट क्योंकि एमआर सबका डिफरेंट है तो मास डिफरेंट होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। जी ये क्लियर है बेटा? हाँ जी, 31 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आयरन इज ऑब्टेन्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम द ओर हेमेटाइट, which process takes place in the blast furnace? कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है ब्लास्ट फर्नेस में? कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिक इंप्योरिटीज। ये बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं, which decomposes to give calcium oxide, which is a basic oxide,
और ये बेसिक ऑक्साइड जो है ये रिमूव करता है SiO2 को, जो एसिडिक इम्प्योरिटी है। दिस इज एसिडिक इम्प्योरिटी, जो कब मिलती है? जब हेमेटाइट ब्रेक होता है, ठीक है जी। तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं इसको रिमूव करने के लिए, तो ये करेक्ट है। कोक इज रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड। कोक क्या है? कार्बन, इट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनकरेक्ट है, रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। हेमेटाइट इज ऑक्सीडाइज बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, हेमेटाइट इज रिड्यूस्ड। Fe2O3 जो है ये रिड्यूस होता है आयरन में, ठीक है, तो रिडक्शन होती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। हेमेटाइट अंडरगोज थर्मल डीकंपोजिशन, नो, इट अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये भी ब्रेक रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 32 का ए होता है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स अ मेटल दैट हैज अ रिलेटिवली लो डेंसिटी, इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। यानी आपको एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर के लिए ऐसा मेटल चाहिए जिसकी डेंसिटी लो हो और रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो। व्हिच ऑफ दीज कंडीशंस डज एल्यूमिनियम सेटिस्फाई? एल्यूमिनियम की डेंसिटी लो है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम जो है ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल है, ये अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनाता है, तो ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, तो ए आंसर हो जाएगा 33 का ए। Which pair of gases are both non-acidic? Non-acidic, अमोनिया बेसिक है, नॉन एसिडिक हो गया, ये याद रख लें। अमोनिया वाहिद गैस है जो कि बेसिक है, और मीथेन ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये भी नॉन एसिडिक है। तो ए में अमोनिया मीथेन दोनों ही नॉन एसिडिक है, ये करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली एसिडिक होती है, ये इनकरेक्ट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगेन याद रख लें हमेशा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये हमने टाइप ऑफ ऑक्साइड्स में पढ़ा था। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है ये नॉर्मली एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड, तो ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमोनिया एंड मीथेन। जी क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर? चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वाटर इज डीसैलिनेटेड टू मेक इट ड्रिंकेबल, व्हाट इज द मेन सब्सटेंस रिमूव बाय डीसैलिनेशन? डीसैलिनेशन से हम क्या रिमूव करते हैं? सॉल्ट, ठीक है जी। तो बेसिकली आप क्या रिमूव कर रहे हैं? आप वाटर को इवेपोरेट करते हैं, नमक पीछे रह जाता है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो रिमूव किया जाता है, सॉल्ट रिमूव किया जाता है डीसैलिनेशन के थ्रू। Which diagram shows a branched chain isomer of butane? ब्यूटेन का आइसोमर, ठीक है, ब्यूटेन का आइसोमर कौन सा होगा जिसमें चेन 3 कार्बन की हो जाएगी और चौथा कार्बन ब्रांच में लग जाएगा, तो ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी बी में अगर आप देखें तो ये एक ही चेन चल रही है, चारों कार्बन एक ही चेन में, सी में भी एक ही चेन चल रही है, ब्यूटेन ही है, और डी में भी एक ही चेन चल रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन है। A straight chain alkene C4H8 undergoes an addition reaction, ठीक है जी। स्ट्रेट चेन अल्कीन C4H8 undergoes an addition reaction with bromine. What is the possible structure of the product? ठीक है जी, अल्कीन undergoes an addition reaction with bromine, तो क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकती है? अब अगर आप ए देखें तो ए में ये थोड़ा सा जरा आपको देखना पड़ेगा। ए में हमारे पास, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये दूसरे कार्बन पे बी आर आ रहा है और ये चौथे कार्बन पे आ रहा है, तो ये कभी भी आप कह लें कि गैप के साथ नहीं आएंगे। जब आप एडिशन करेंगे तो दोनों जो एक साथ जो कार्बन आइटम्स होंगे उन पे बी आर ऐड होगा। तो ए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो 1 2 3 4, तो ए वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से कह रहे हैं कि इसमें पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक बी आर, और देन फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर CH2 बी आर। तो जब आप एडिशन करेंगे तो जो दो कंसेक्टिव कार्बन होंगे उन पे बी आर आएगा, ठीक है जी। कभी भी आपके पास एक साथ जो कार्बन है उन पे नहीं आएगा, तो मतलब जो आप कह रहे हैं कि गैप के साथ आ रहे हैं उन पे नहीं आएगा, तो ए रॉन्ग आंसर है। बी में अगर आप देखें तो बी में हमें नजर आ रहा है कि इस कार्बन पे एक बी आर है और इस कार्बन पे एक बी आर है, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सी में अगेन आप देखें तो ये पहले कार्बन पे बी आर आ रहा है और चौथे कार्बन पे बी आर आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। डी में दूसरा बी आर है ही नहीं, एक ही बी आर है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया जी। 37 क्लियर है बेटा? 37 क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। दो एसिडिक ग्रुप आ रहे हैं इसमें, ऑक्सैलिक एसिड, व्हिच अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड,
ठीक है, कौन से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सैलिक एसिड बने, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल होगा और दोनों कार्बन पे एक OH होना चाहिए। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है COOH में। तो हमें अगर ए देखें तो ए में 2 कार्बन तो है बट OH एक है, तो ये नहीं हो सकता। बी में 1 2 3 3 कार्बन है, ये भी नहीं हो सकता। सी में देखें 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ एक OH ग्रुप है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है ये 38। हाँ बेटा, कौन सी बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? 37 की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 37 का बी करेक्ट ऑप्शन था। 37 में बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, हाँ जी, 38 क्लियर है। 38 क्लियर है सबको? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 38 हो गया। 39, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जे आर लिस्टेड। ठीक है जी, इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोई एसिड है ये, ठीक है, एसिड्स ही कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है, तो दैट मींस जे इज एन एसिड। पहली चीज हमें जे के बारे में क्या पता लग गई, इट इज एन एसिड। देन इट रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। अब ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड क्या है, ईस्टर। और ईस्टर कब बनते हैं, जब अल्कोहल रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसका मतलब ये एसिड जो है, कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट। तो अगेन इससे पता लग रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो अब व्हाट इज द पॉसिबल आइडेंटिटी ऑफ जे, तो चारों में से देख लें कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड। तो ए जो है वो इथेनोइक, सॉरी जे जो है वो इथेनोइक एसिड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायग्राम शोज द फॉर्मूला ऑफ नायलॉन, फ्रॉम विच कंपाउंड्स कुड नायलॉन बी मेड। ये कल मेरे पास किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा भी था। ठीक है जी, तो किससे नायलॉन बनेगा, तो आप देखें नायलॉन में लिंकेज होता है ये अमाइड लिंकेज। ठीक है जी, इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमें दोनों मोनोमर्स अपने मिल जाएंगे। यहाँ से इसको ब्रेक करें तो ये हमारा डायोइक एसिड है, डायोइक एसिड, जिसमें से वाटर रिमूव हुआ तो ये बन गया। और ये डायमाइन है, दिस इज डायमाइन, इसमें से हाइड्रोजन लॉस हुआ है। ठीक है जी, पॉलीमर जब बनता है तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। ठीक है, सो दैट मींस वी हैव अ डायोइक एसिड विद 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में 1 कार्बन 6 ये और 1 कार्बन ये, तो ये तो 8 हो गए, तो ए नहीं हो सकता। डी में हमें 1 कार्बन ये, 4 ये और 1 ये, 6 हो गए, तो ये हो सकता है। उसके बाद अगर अमाइन देखें तो अमाइन में भी NH और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला अमाइन, इसमें अमाइन 4 कार्बन वाला है, तो बी भी नहीं हो सकता। अगेन सी में अगर हम देखें तो 1 और 4 और 1 6 और 6, तो ये सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी में आप देखें अगेन 8 कार्बन वाला एसिड आ गया, तो सी करेक्ट ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप अपने मोनोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर।